कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, भेड़ बकरी पालो, मगर गलतफहमी मत पालो। जब तक इस देश में गैर बराबरी रहेगी, छुआछूत रहेगा, आरक्षण रहेगा। पहले संवैधानिक मूल्य को स्वीकार करो, जातिवाद छोड़ो, गैर बराबरी बंद करो, भाईचारा बनाओ, समतामूलक समाज बनाओ, जातीय बंधन तोड़ो, जाति विहीन समाज बनाओ। ये आरक्षण हम आपके मुंह पे फेंक के मार देंगे उस दिन, मेरी बात को आप याद रखें। अब तो हमारे लोग पढ़ने लगे हैं, बोलने लगे हैं, लिखने लगे हैं। मैं आज गारंटी से कहता हूं, आज 2026 चल रहा है, 2051 में एक ऐसा समय आएगा कि हमारी तीसरी पीढ़ी मैदान में होगी। तुम्हारी मेरिट को अगर फाड़ के, तुम्हारी मेरिट को, जिस झूठी तथाकथित मेरिट का आप जिक्र करते हो, इंटरव्यू में गला काटते हो, अंगूठा काटते हो, हमारा इंटरव्यू में पछड़ जाते हो आप हमसे, मेन एग्जाम में, रिटर्न में, इंटरव्यू में हमें 150 और खुद को 225 लेके, और जो एकलव्य का अंगूठा काटने की प्रक्रिया चल रही है, तुम्हारी तथाकथित मेरिट का भी स्वागत करेंगे और इस मेरिट को फाड़ के तुम्हें बताएंगे कि जिनको सदियों तक दबा के रखा गया वो कमजोर नहीं थे, उनके रास्ते आपने बंद किए थे। मदद तो ली है, लेकिन जब हमारे हिस्सेदारी की बात आई, हमारे सम्मान की बात आई, जब हमें आगे बढ़ाने की बात आई, तो हमसे मुंह फेरने का काम भी हुआ है। इस बात को भी मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता हूं। मैंने इतिहास पढ़ा है, मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कहूंगा कि गलती हम लोगों के अंदर थी और उसका फायदा विरोधी लोगों ने उठाया। दूध बेच के उन्होंने हमारा घर चलाया है। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, 6 परिवार के बच्चे और खुद 2 वो पति पत्नी और परिवार के और लोगों का भी, रिश्तेदारियों का भी, भाइयों के बच्चों का भी, बहन के बच्चों का भी, तमाम जिम्मेदारियों को, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं होता, एक समुदाय का जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ से जुड़ा होता है। भात होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, लेन देन होता है, सहयोग होता है, एक बड़ा विस्तृत होता है। इसका उदाहरण कभी देखना हो तो देखना, जब शादी ब्याह होते हैं तो 300-400 लोग जुट जाते हैं। बारात में जाने के लिए बस कम पड़ जाती है। कुछ रिश्तेदार कहते हैं हम गाड़ी से ही जाएंगे, बस में नहीं जाएंगे, हमारा अपमान हो जाएगा। लेकिन जब अन्याय के खिलाफ लड़ने की बारी आती है तो वो रिश्तेदार भी गायब हो जाते हैं, ना बारात की बस भरी जाती, ना गाड़ी भरी जाती। समाज बड़ा विचित्र है। ये मेरा अनुभव है, प्रैक्टिकल मैंने किया। जब कहीं किसी की कोई साथ दुर्घटना हो जाती है, आप देखना, जब कोई हमारे बीच से चला जाता है, उसकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन जब वो न्याय की मांग कर रहा होता है तो सैकड़ों लोग जो कहते हैं, जो रोज उनसे कहते हैं कि हम आपके अपने, वो भी नहीं खड़े हो पाते। बहुत विचित्र स्थिति है। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मेरे पास अनुभव है, मैं बहुत जमीन से आया हूं। मेरे पिताजी ने किस किस तरह से पाल पोस के हमें बड़ा किया। 6 भाई बहन को पढ़ाना, उनके लिए मकान बनाना, उनकी आवश्यकता को पूर्ति करना, ट्यूशन से लेके उनके खान पीन को अच्छा रखना। अभी तो हमारी दूसरी पीढ़ी आगे बढ़ी थी, तो हमें चीजें समझ आई हैं कि किस तरह से संघर्ष करना पड़ता है। तो मैं तो सामान्य परिवार से आया हूं, इसलिए मैं इन बातों को जानता हूं कि हालात बहुत अच्छे नहीं है। और मैं बात जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं कि जो लोग आज आंदोलन वगैरह चला रहे हैं, वो हमें कुछ देने के लिए आंदोलन नहीं चला रहे। मैं गारंटी दे कहता हूं, मैं कोरे कागज में साइन करने को तैयार हूं। अगर मेरे किसी भी समाज को, शेड्यूल कास्ट के किसी भी जाति को, पिछड़े वर्ग की किसी भी जाति को अगर हमारे हिस्से से भी काट के कुछ मिलेगा, मैं गारंटी देकर कहता हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद, मैं आपको एफिडेविट लिख के देता हूं कि मैं सबसे आगे खड़ा होऊंगा कि अगर मेरे किसी व्यक्ति को कुछ मिल रहा होगा, सबसे आगे खड़ा होऊंगा। आज मेरी बात को ऑन रिकॉर्ड नोट कर लो। मेरे 2 साथी जो बिल्कुल मेरे साथ कंधे से कंधा मिला काम करते हैं, भाई हिमांशु जी और अनिकेत जी, ये दोनों यहाँ इस बात के गवाह बैठे हैं। हमारे यहाँ मीटिंग्स होती है, चर्चा होती है कि अगर कहीं किसी देने की बात आएगी तो मैं बताऊंगा। क्योंकि मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं कि जब मैंने इतिहास पढ़ा है तो मुझे महसूस हुआ है कि कहीं ना कहीं गलतियां हुई, कहीं ना कहीं विरोधाभास पैदा हुआ, कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया, उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो मैं बेवकूफ नहीं हूं, और जब आदमी बेवकूफ नहीं होता वो चीजों को और गहराई से समझता है। इसलिए मैं आपको कह सकता हूं कि जिस दिन आपको लगे
आप अगर आपसे कोई आगे बहुत हवाई बातें करे कि हम आपको चांद पे बिठा देंगे, आपको ये दे देंगे, एक बार आप मुझसे विचार कर लेना, मुझसे चर्चा कर लेना। अगर वो आपके लिए बेहतर होगा, मैं गारंटी देके कहता हूं कि मैं सबसे आगे खड़ा होऊंगा जहां आपको कुछ देने की बारी आएगी। और मेरी बात को याद, लेकिन आप महसूस करके देखो, जिनको हम जाति के आधार पर नेता मान के वोट देते हैं, ताकत देते हैं, लेकिन जब हम पे जुल्म जाति अत्याचार होता है या हमारी तरक्की की बात होती है, तब वो गायब क्यों हो जाते हैं? तब उनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती? तब वो हमारे साथ क्यों नहीं खड़े होते? तब वो हमारी आवाज क्यों नहीं बनते? तब वो सामने विरोधी के खड़े क्यों नहीं कहते कि इनकी तरफ हाथ मत उठाना, मैं बैठा हूं। आजादी के 75 साल बाद भी एनसीआरबी का डेटा उठा के देखो, देश में लाखों महिलाओं के साथ रेप हत्या होती है। मैं आपको एफिडेविट देके कह रहा हूं, आप उनकी जातियां भी चेक कराओ, वो 99.99% SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज की बेटियां है, बहनें हैं। आप चेक करके देखो इस देश की व्यवस्था। बहुत कुछ हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम आरक्षण में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। वही लोग जो आरक्षण को गाली देते हैं, हमारी एकता को तोड़ने के लिए कहते हैं हम आरक्षण में सुधार करना चाहते हैं। कैसा सुधार? कि आरक्षण इनको मिलना चाहिए, आरक्षण उनको मिलना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने, जिन महापुरुषों ने आंदोलन चलाए, समाज को जोड़ने का काम किया, और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो पूरी वो है, उनसे विद्वान व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। उन्होंने जो चीजें तैयार की है वो इनके मनोभाव को समझ के तैयार की है कि कुछ देने वाले नहीं। मैं इसका एक उदाहरण आपको बताता हूं। मैं जब ये सोच रहा था कि राजनीतिक दल क्यों बना जाए, तो मैं बाबा साहब को स्टडी कर रहा था। तो मैंने देखा कि बाबा साहब तो विद्वान व्यक्ति थे, महापुरुष थे हमारे लिए, हम उनको भगवान का दर्जा लगभग देते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में 3 पार्टियां बनाई और कई सामाजिक संगठन बनाए, कई पत्रिका निकाली, कई अखबार निकाले। तो मैंने सोचा बाबा साहब अम्बेडकर बार बार क्यों बना रहे थे भाई पार्टियां, जब उस समय कांग्रेस पार्टी थी, अकाली दल था, मुस्लिम लीग था, लेफ्ट की पार्टियां थी, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दल क्यों बनाया? तो जब मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा तो मुझे समझ आया, बाबा साहब अम्बेडकर ये कह रहे हैं कि जिन्होंने सदियों तक, हमारी बहनों के तनों में कपड़े नहीं थे, तन के ऊपर हम पे खाने को अच्छा भोजन नहीं था, हमारे लिए सरकारी विद्यालय नहीं खुले हुए थे, हम पे अच्छे रहने के लिए मकान नहीं थे, हम पे स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी। इतिहास इस बात का गवाह, जिन्होंने नहीं पढ़ी, मैं भोंदुओं से तो डिबेट करने से रहा। कोई आए सांसद किसी पार्टी का, आए राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर डिबेट करे तो मैं डिबेट में जवाब दूं। कोई आरक्षण पे कर ले डिबेट, कोई किसी भी चीज पे डिबेट कर ले, कोई आए तो बराबरी का तो हो मुकाबला। अब बताओ, जो जिसका मुकाबला हमारा जिलाध्यक्ष करते उनसे थोड़े डिबेट करूंगा है भाई, उनसे तो नहीं करूंगा। ये तो अनिकेत कर लेगा, हिमांशु, ये दोनों हमारे नेता, ये चकसार कर लेंगे, यही लोग कर लेंगे अगर कहीं डिबेट करनी हो। तो आप महसूस करके देखो कि इतनी बुरी स्थिति के बाद भी हमारे लिए किसने कुछ नहीं सोचा। हमारे ही महान पुरुषों को खड़े होना पड़ा, लड़ना पड़ा, अपमान सहना पड़ा, आरोप सहने पड़े, आलोचना सहनी पड़ी, और कई बार तिरस्कार, बहिष्कार तक का सामना करना पड़ा, तब जाके हमें इस देश में जो मिला है, तब जाके हमें मिला है। इसलिए मैं समझता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भाई ये लोग ना आपको जीते जी कुछ देंगे, ना मरने के बाद कुछ देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब मैंने आपको वोट का अधिकार दे दिया है, अब आप अपना दल बनाओ, दल बनाओ और दल बना के बल पैदा करो और बल बना के अपनी समस्या का हल करो।